ठीक है भाई। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी। अभी मैंने क्या पढ़ाया? 2016 वर्जन, इसमें तो कुछ नया बताया नहीं क्योंकि सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 17 वर्जन में बस एक चीज थी, बाकी सब पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग पैडिंग। पैडिंग मतलब अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ आपको बढ़ानी है किसी स्पेसिफिक रीजन से, तो आप बताओ कितनी लेंथ रखनी है और उसमें एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है 2018 वर्जन, एसिंक्रोनस आइट्रेशन। ठीक है। प्रोमिस में फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट प्रॉपर्टीज एंड रेजेक्ट्स के कुछ फीचर्स, इसे तो अभी फिलहाल इग्नोर करेंगे, नोड वगैरह में पढ़ेंगे। तो हमें तीन चीजें पढ़नी है अभी। एसिंक्रोनस आइट्रेशन, अब ये क्या है? ठीक है। एसिंक्रोनस आइट्रेशन, लेट सपोज मैं एक बनाऊं फंक्शन, जनरेटर फंक्शन। लेट सपोज फन लेता हूं इसका नाम, जनरेटर लास्ट क्लास में बता चुका हूं ना। अब लेट सपोज यहाँ पे ना सेट टाइम आउट लगा देता हूं मैं, कि भाई एक मैसेज डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड वन, आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है भाई। एंड यहां से रिटर्न हो जाएगा 1। रिटर्न नहीं, सॉरी, यील्ड हो जाएगा, दैट इज 1। 1 सेकंड कर देता हूँ क्योंकि 4-5 स्टेटमेंट लो। ठीक है भाई, एक जनरेटर फंक्शन बन गया। अपन यहाँ लूप चलाते हैं, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन गेट फन, या डायरेक्ट कर लेते हैं चलो, और लेट आई ऑफ फन, जो भी रिटर्न होके आएगा उसे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। अभी तो एरर ही आ गया। यील्ड का एरर आया होगा, सही बात है। यील्ड हमें अंदर नहीं लिखना, बाहर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो अलग फंक्शन हो गया ना, और यील्ड जनरेटर के अंदर ही आता है, इसलिए इसको बाहर रखो। ठीक है। चलो, तो पहले 1 2 3 4 5 रिटर्न हो गया, उसके बाद ये रिटर्न हो गया। 1 मिनट, सेट टाइम आउट में टाइम बढ़ा देता हूँ। ठीक है भाई, प्रॉपर काम हो रहा है भाई। ये तो यील्ड, जो ये तो रिटर्न हो गया पहले, मैसेज बाद में आए, वो बात अलग है। बट मान लो अगर ये फंक्शन असिंक फंक्शन हो तब, मतलब मुझे इस फंक्शन के अंदर एपीआई को, सॉरी, प्रोमिस इंप्लीमेंट करना है, असिंक अवेट वाला कॉन्सेप्ट लगा के, तो भाई मुझे इसमें असिंक लगाना पड़ेगा, और असिंक लगाते ही ये मुझे दे देगा एरर। फन इज नॉट अ फंक्शन, इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट आइटरेबल। कह रहा है कि या तो ये फंक्शन ही नहीं है, या फिर इसकी वैल्यू जो है वो आइटरेबल नहीं है। तो इसमें मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अवेट। अब अवेट लगाने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन बनाना पड़ेगा, असिंक फंक्शन। तो मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट को कॉल कर देता हूँ। एरर अब भी आएगा, ठीक है। एरर रिजोल्व कैसे होगा? आप बनाओ इस फंक्शन को असिंक, और यहाँ पे लगा दो अवेट। इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस आइटरेशन। मतलब तब तक वेट करना है जब तक यहाँ से कुछ आ ना जाए। सेम रिजल्ट आ गया। इसकी जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब किसी पर्पस की वजह से आपने इस फंक्शन को असिंक बनाया हो। अगर असिंक नहीं बनाया है तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट काम करेगा। सिंपल है भाई, कोई डाउट? इसे बोलते हैं एसिंक्रोनस आइटरेशन। देन
आया प्रोमिस में फाइनली, जैसे हम लोग कोई प्रोमिस बनाते हैं तो भाई प्रोमिस में दो चीजें होंगी, या तो रिजोल्व होगा या फिर रिजेक्ट। मान लो आफ्टर 2 सेकेंड्स ये रिजोल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, जो वटेवर जो भी होना है। प्रोमिस इज रिजोल्व एंड प्रोमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है। जब हम इसे कंज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, देन एंड कैच। अगर रिजोल्व होगा तो डेटा मिलेगा, पैरामीटर नेम कुछ भी हो सकता है, हालांकि जो मैसेज भेजा है वही हमारा डेटा है, या फिर एरर आ सकता है। अब या तो भाई देन चलेगा या फिर कैच। बट अगर मान लो हमें कोई ऐसा काम करना है जो चाहे या तो देन चले या कैच चले, हमें मतलब नहीं है, हमें कुछ काम करना ही करना है दोनों के केस में, ये चले तब भी ये चले तब भी, तो हम लोग किस में करेंगे, फाइनली के अंदर। ठीक है भाई। अभी तो जस्ट मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, फाइनली कॉल्ड। अब इसके अंदर किस तरह के काम हो सकते हैं, जैसे मान लो आप नोड वगैरह में कोई फाइल ओपन कर लेते हो रीड करने के लिए, उसे क्लोज करना है, या आप रिएक्ट वगैरह में कुछ तो कोई टाइमर बना देते हो, उस टाइमर को कैंसिल करना है, या आप एपीआई कॉलिंग के लिए सब्सक्रिप्शन लगा देते हो, उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं जो हमें फाइनली में करनी होती है, दोनों केस में, चाहे रिजोल्व हो चाहे रिजेक्ट हो। तो उस काम को आप कहाँ पे करोगे, फाइनली के अंदर। प्रोमिस रिजोल्व एंड फाइनली कॉल्ड। ठीक है भाई। मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, प्रोमिस इज रिजेक्टेड एंड फाइनली कॉल्ड, दोनों केस में चल रहा है, सिंपल। एंड ऑब्जेक्ट रेस्ट प्रॉपर्टीज, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, जिसमें कुछ आईडी है, कुछ नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, सिटी है, स्टेट। हम लोग डी स्ट्रक्चर करके आईडी और नेम तो फैच कर लेते हैं एम्प्लॉय से। बट अगर मुझे बची हुई वैल्यू चाहिए तो कैसे आएंगे, या तो मुझे सबको डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, वरना पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। तो इसमें आई रेस्ट प्रॉपर्टीज, मतलब आप डी स्ट्रक्चर करते टाइम क्या लगा दो, रेस्ट ऑपरेटर। और मैं हर बार रेस्ट के लिए एक्स लिख रहा हूँ, जो नहीं एक्स ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। तो जो बची हुई प्रॉपर्टीज है वो किस में आ जाएंगी, एक्स में। देखो क्या क्या आ रहा है, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। क्लियर है। तो ये तीन चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी इस वर्जन में, फटाफट से नोट करो।
नेक्स्ट है एकमा स्क्रिप्ट 2019 वर्जन। इसमें फ्लैट फ्लैट मैप, फ्रॉम एंट्रीज, ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज तो शायद मैं पढ़ा चुका हूँ। पढ़ा दिया ना ये? ये मैं पढ़ा चुका। ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड हो चुका है। जेसन स्ट्रिंगिफाई फंक्शन वेल वेल फॉर्म, मतलब कुछ इश्यूज थे उनको रिकवर किया, मतलब उनको ठीक किया गया। फंक्शन में फंक्शन डॉट प्रोटाइप टू स्ट्रिंग, जैसे कुछ हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें अगर आप एरे पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे टू स्ट्रिंग ऑलरेडी यूज हो रखा है। एंड सिंबल की कुछ प्रॉपर्टीज, ये तो छोड़ दो, कोई हमारे काम का नहीं है। फ्लैट फ्लैट मैप, ये फ्लैट बहुत काम का है। फ्लैट मैप हालांकि इतने काम का नहीं है, लेकिन फ्लैट काम का है। फ्लैट क्या काम करता है? जैसे मान लो तुम्हारा कोई एरे है, नॉर्मल सा एरे है, प्रिंट करोगे आराम से प्रिंट हो जाएगा। मैं इसमें मान लो लगा दूं मैप, मुझे एक आइटम यहाँ पे मिलेगा, एंड आइटम मल्टीप्लाई बाई 5 मैं रिटर्न कर दूं। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल एरे, और हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? जब मान लो इस एरे में एरे हो, मतलब ये एरे ऑफ एरे, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। एरे ऑफ एरे है, कहीं पे सिंगल एलिमेंट भी है, कहीं पे मल्टीपल एलिमेंट्स भी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जहाँ 40 था, वो तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 200 आ गया। जहाँ एरे था वहां पे एन आ गया, नोट अ नंबर। मैं चाहता हूँ कि भले ही एरे इस तरह से था, लेकिन ये प्रॉपर जब मल्टीप्लाई करे तो एरे इस तरह का बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक बार इसे फ्लैट कर दो, और मैप करने से पहले भी आप फ्लैट कर दो, ताकि आपको रिजल्ट प्रॉपर मिल जाए। सिंपल है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक बार फिर से एरे ले लेता हूँ। अब मैं इसे रन करूंगा, फिर से वही दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई एक बार डी स्ट्रक्चर हो गया तो ये एरे बन गया जैसा पहले हमने डिफाइन किया था। तो मतलब इसमें मुझे फ्लैट कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, ताकि प्रॉपर आंसर आए। क्लियर है? एक और एरे लगा दूंगा तो दिक्कत है। ठीक है, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 3 बार फ्लैट कर देता हूँ, तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मान लो दुनिया भर के एरे लगा दिए, ठीक है, रैंडम। मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार लगाया है। अब फ्लैट करूंगा तो डेफिनेटली आंसर नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली फ्लैटर्न हो जाए जिस भी लेवल पे एलिमेंट्स। क्या कर सकते हैं हम? ऑब्वियस बात है, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या कर सकते हो, सोचिए। 2 मिनट है आप लोगों के पास, सोचिए क्या कर सकते हो।
क्या कर सकते हो? आया किसी को कोई आइडिया? एनीबडी? कुछ तो सोचो यार, कुछ तो कर सकते हो। देखो, पहले मैं इसे लॉजिक से कर देता हूँ, मतलब अपना खुद का लॉजिक इंप्लीमेंट करें। क्या कर सकते हो, एक लूप चला लो वाइल ट्रू। हमें नहीं पता कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा, कितने लेवल तक ये एरे हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर लेट आइटम ऑफ ए, मतलब एरे। और यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल ले लूंगा जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा फॉल्स। अब इसमें जो आइटम आएगा मैं यहाँ पे चेक करूंगा नंबर में इज नैन फंक्शन। इज नैन, भाई एक एक करके आइटम मुझे मिलेगा, आइटम को मैं किसी से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, मान लो 5 से। अगर ये इज नैन आता है तो फ्लैग में मैं ट्रू असाइन कर दूंगा कि भाई अभी ये फ्लैटर नहीं हुआ है, मतलब हमें यहाँ पे एन एन मिल गया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एरे को एक बार फ्लैट करूंगा, ए इक्वल टू ए डॉट फ्लैट, और ब्रेक कर दूंगा इस लूप से बाहर। क्लियर है? बाहर आने के बाद ये लूप दोबारा चलेगा। दोबारा चलेगा तो फ्लैग में फिर से फॉल्स आ जाएगा, ये एक बार फ्लैट हो चुका था यहाँ पे। फिर से वही आइटम, एक एक करके आइटम आएंगे। अगर फिर से एन एन आ गया तो फिर से वही एक बार फ्लैट होगा। इस तरह से लास्ट में आपको एक फ्लैटर्न एरे मिल जाएगा। इनफिनिट चल जाएगा, एक सेकंड। एक मिनट, अभी शायद कोड में कुछ इशू है। आई थिंक ये इनफाइनाइट चल रहा है। हमने क्या किया, नंबर डॉट इज नन। अगर, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाएंगे। अगर फ्लैग अब भी फॉल्स है इसका मतलब अब इसे कोई भी मतलब ये फ्लैट हो चुका है पूरी तरह से, अब यहाँ पे एन एन नहीं आया तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ब्रेक, ये नहीं लगाया था। ठीक है, हो गया फ्लैटर। अब ये किया कैसे हमने, समझ में आ गया लॉजिक? भाई एक हमें नहीं पता कितनी बार ये लूप चलाना पड़ेगा या किस लेवल पे फ्लैटन हो सक मतलब कितने लेवल पे एरे हो सकते हैं। हमें लूप चला दिया इनफाइनाइट टाइम, वाइल ट्रू, चलता रहे। फ्लैग ले लिया फॉल्स, और एक लूप चलाया, एक एक करके एलिमेंट को ट्रेवर्स किया। भाई स्टार्टिंग में तो एक एक एलिमेंट ही आएंगे इसमें, उनको मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से। अगर ये पूरा एरे हुआ तो एन एन आ जाएगा। अगर एन एन आया ट्रू, फ्लैग हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पे फ्लैट कर देंगे एक बार और ब्रेक। लूप के बाहर आएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, और बाहर आके चेक करेंगे कि भाई क्या फ्लैग अब भी फॉल्स है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, इनफैक्ट एक छोटा सा काम और कर सकते हैं हम लोग इसमें, ताकि हमें कंडीशन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। फ्लैग अगर एन एन मिला तो फ्लैग को ट्रू कर दूंगा, और एक बार इसे फ्लैट कर देंगे। उसके बाद बाहर जाके चेक कर लेंगे। आंसर सेम आ रहा है, थोड़ा छोटा कोड हो गया। ठीक है भाई, मतलब मैंने क्या किया, नंबर डॉट इज नैन और आइटम मल्टीप्लाई बाय 5। अगर एन एन आया तो इसमें क्या साइन हो जाएगा, ट्रू। नहीं यार, करना पड़ेगा वैसे, कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है भाई, कंडीशन लगा ही लो, कोई बात। तो हमने कंडीशन लगा दी, जब तक एन एन अगर आए तो फ्लैग में ट्रू साइन करो, ए को फ्लैट करो, ब्रेक कर दो। बाहर जाके चेक जरूर कर लेना, अगर फ्लैग फॉल्स ही है इसका मतलब लूप पूरा खत्म हो गया, और कहीं भी एन एन नहीं आया इसका मतलब पूरी तरह से फ्लैटन हो चुका है। तो बाहर आ जाओ, प्रिंट कर लो जो भी आ रहे हैं। सिंपल है भाई, ये तो हो गया लॉजिक। अब जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए एक काम आपके लिए कर दिया बहुत आसान सा।
जावास्क्रिप्ट ने कहा कि भाई एक काम करो, इतना मत करो तुम। तुम्हें क्या करना है सिर्फ, ए डॉट क्या करोगे, फ्लैट, और इसमें पास कर दो इन्फिनिट। अच्छा, ये रह गया। ठीक है भाई, सिंपल, मतलब हमें लॉजिक इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्या कर दो, इन्फिनिटी लगा दो। अब इन्फिनिटी है क्या, ये एक नंबर डिफाइंड है जिसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होगी वैसे। इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो फ्लैट फंक्शन में कंडीशन ऑलरेडी, अगर इन्फिनिटी पास कर दिया तो जो लॉजिक हमने लिखा है वो अपने आप इंप्लीमेंट कर ले, वही लॉजिक। क्लियर है, करिए भाई नोट डाउन। एक मिनट, और तो नहीं लगे कुछ, पहले कर लो, एक काम करो, ठीक है। फ्लैट वाला नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो।
एक्स को रैप कर दीजिए। अरे भाई ले, ये भी लिखना है, मैंने रैंडम डाला है, लिख ले फिर भी। डन भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लैट मैप, अब इसमें ये फ्लैट और मैप दोनों की फंक्शनैलिटी इसमें है। मान लो एक एरे है। मान लो मैं लगाता हूँ ए डॉट मैप आइटम, आइटम मल्टीप्लाई बाई 5 रिटर्न कर देता हूँ। और ये लगाता हूँ फ्लैट मैप। अभी तो आंसर दोनों से सेम ही आए, बट मान लो मैं इसे रैप कर दूं, मतलब एक एरे बना दूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट जाए वो एरे फॉर्म में जाए। ठीक है। तो मैप तो भाई एरे बना देगा, लेकिन फ्लैट क्या करेगा कि एक बार जो एरे बनेगा उसको फ्लैट करके रिजल्ट देगा। इसलिए यहाँ पे आपको एरे ऑफ एरे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एरे दिख रहा है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे टू टाइम्स एरे बना दूं, तो ऊपर टू टाइम्स एरे दिखेगा, एरे ऑफ एरे ऑफ एरे। ये सिर्फ एरे ऑफ एरे, मतलब एक बार फ्लैट कर रहा है और कुछ नहीं, मैप के साथ फ्लैट लग गया। इतना सही है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्री इज ऑलरेडी हो चुका है, बस यही था इसमें। हाँ ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये ठीक कर दिया इन्होंने, ये हाँ ठीक है। ये नोट करो, फिर नेक्स्ट वर्जन देखते हैं 2020।
2020 इसमें आप बिगिन, नलिस, कोलेसिंग, ऑप्शनल चेनिंग, ये दोनों बहुत काम के ऑपरेटर्स हैं। प्रोमिस, ऑल सेटल्ड, ग्लोबल देश, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। ग्लोबल देश से एक कीवर्ड है ये। ग्लोबल देश ये विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें तो बताने का। स्ट्रिंग, मैच, ऑल, ये रजेक्स का फीचर है, बाद में डिस्कस करेंगे। नेम, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट वगैरह में। मॉड्यूल बनाना हम लोग रिएक्ट वगैरह में ही देखेंगे, रिएक्ट में, नोड में। वेल डिफाइंड फॉरेन ऑर्डर, फॉरेन लूप को थोड़ा बेटर किया है इन्होंने। तो मतलब पढ़ने की चीजें ये हैं, चार चीजें। पहला है बिगिन। ग्लोबल दिस पढ़ाना क्या मतलब, बता दिया था कि ग्लोबल दिस एक कीवर्ड, जैसे दिस कीवर्ड है, दिस किसे रिप्रेजेंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। ऐसे ग्लोबल दिस जो होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट को। अच्छा, बिगिन, जैसे भाई मान लो कोई नंबर है। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, ये आंसर आ गया। 90, सॉरी पावर निकाल, पावर 9, पावर 99, बहुत बड़ा नंबर आएगा, अभी इन्फिनिटी आ गया। मैं चाहता हूँ ये एग्जैक्ट नंबर आ जाए, तो इसके बाद में आप एन ऐड कर दीजिए। तो एन से क्या बन जाएगा ये, बिग एंड, और एग्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। इस नंबर की पावर इतनी बार करोगे तो ये आ जाए। किसी को गलत लग रहा है तो कैलकुलेट कर लेना भैया, बाद में मत बोलना कि सर गलत पढ़ा रहे हो। एक नंबर लेते हैं, जैसे लेट सपोज 5। एक एफ लेते हैं और एक लूप चला लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू नम। मतलब फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ जिसको समझ नहीं आया क्या कर रहा हूँ। एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, मैं प्रिंट कर देता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ एन, एन नम है, नम इज एफ। 5 का 120 आ गया। 50 का देखो इन्फिनिट वो चला गया। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट फॉर्मेट आ गया है ना। मैं 500 कर दूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट आंसर आए। तो आप क्या लिख दो, एन। ये 50 का है, ये 500 का है, ये 5000 का है नहीं। ठीक है भाई। तो जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी हो तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, बिग एंड। क्लियर है, सिंपल। अब नेक्स्ट है नलिस कॉलिसिंग ऑपरेटर, बहुत काम की चीज है ये। देखो, नलिस और कॉलिसिंग का जो सिंटेक्स है वो डबल क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट वन अगर अनडिफाइंड है, देखो लिखा हो दिस ऑपरेटर एग्जीक्यूट सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट रिजल्ट इज अनडिफाइंड और नल। या तो पहली स्टेटमेंट से जो रिजल्ट आया वो अनडिफाइंड हो या नल हो। इसके अलावा कुछ भी है, मान लो फॉल्स है या कुछ भी है, तो ये ट्रू कंसीडर कर लेगा उसे। तो इसलिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मान लो 10, और लॉजिकल और ऑपरेटर लगा देता हूँ, एंड यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड वन, क्या आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड वन आएगा। ऑब्वियस सी बात है। सॉरी नहीं आएगा, और लगाया हुआ ना, नहीं आएगा। मैं 0 कर देता हूँ, क्या हेलो वर्ल्ड टू आएगा। पहली फॉल्स होगी, दूसरी को चेक करने जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी। मैं आप फॉल्स कर देता हूँ,
और हेलो वर्ल्ड 3 कर देता हूँ तो ये स्टेटमेंट आएगी। मैं अनडिफाइंड लिख देता हूँ तो ये भी आएगा, और नल लिख देता हूँ तब भी आएगा। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ना भाई, फॉल्स तो वैल्यू भी हो सकती है, जीरो तो वैल्यू भी हो सकती है, ये इसको फॉल्स कंसीडर कर ले रहा है और सेकंड स्टेटमेंट को चला रहा है, भाई जीरो तो फॉल्स, ये तो वैल्यू हो सकती है ना। हाँ, अनडिफाइंड नल आए तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो इसके लिए ही एक ऑपरेटर बना दिया, नल इज कोलेसिंग। आप इसको रिप्लेस कर दो डबल क्वेश्चन मार्क से। देखो, सिर्फ अनडिफाइंड और नल के केस में चला है, वरना नहीं चला है। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ आईडी है, कुछ नेम है, डेजिग्नेशन है। मान लो एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ। अब मुझे वैल्यूज को डिस्प्ले करना है इस तरह से कि भाई अगर एम्प्लॉय डॉट आई डी अगर है तो ये आ जाए, वरना n/a आ जाए, मतलब नॉट अवेलेबल। जैसे मैं लिखता हूँ आई डी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी और स्टेट, और एक एक्टिव। हाँ, इसे तो लगाया है। सैलरी नहीं होगी तो एन आ जाएगा ना। क्या क्या आ रहा है? आईडी आ गई, नेम आ गया, डेजिग्नेशन, 22 में एन। यार यहाँ पे एक्टिव फॉल्स तो वैल्यू है ना, यहाँ पे तो फॉल्स आना चाहिए था, एन थोड़ी ना आना चाहिए था। एन का मतलब तो हो गया रिजल्ट, मतलब है ही नहीं वो इन्फॉर्मेशन। समझ में आया मुद्दा? एन मतलब है ही नहीं, नॉट अवेलेबल, कि डेटा नहीं है, सैलरी नहीं है, सिटी नहीं है, स्टेट नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, ये कह रहा है, जबकि एक्टिव तो है। फॉल्स है भले ही, लेकिन वैल्यू तो है। तो इसलिए इसकी जगह क्या यूज कीजिए? नल इज कोलेसिंग ऑपरेटर, ताकि आपको यहाँ पे डेटा मिल जाए कि हाँ भाई वैल्यू फॉल्स है लेकिन डेटा है। समझ में आया भाई? बहुत काम की चीज़ है, रिएक्ट में बहुत यूज होता है इसका। कीजिए नोट डाउन।
डन। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।